नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था जैसा कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर नंबर 1 और उसमें बात किए थे हम लोग पुष्प की संरचना की और कुछ परागकण की भी बात हम लोगों ने किया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग परागकण को पूरी तरह से खंगालने वाले हैं और एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और 2025 वाले स्टूडेंट के पास जरूर पहुंचाइएगा। तो परागकण जैसा कि आपको दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को पहले समझाता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन को भी एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं परागकण से। तो सबसे पहले परागकण की संरचना हम देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, जरा देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए ऊपर से कुछ जो इसकी स्ट्रक्चर्स होती है नुकीली टाइप की होती है, इस प्रकार की इसका जो होता है कवच होता है परागकण का। ठीक है, ये कुछ गोलाकार होता है लेकिन यहाँ पे बन नहीं पाया है, जरा इमेजिनेशन कीजिएगा। तो ये क्या है इसका, ये जो है इसका क्या है प्यारे साथियों, ये इसका है बाह्य चोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य चोल। और इसके अंदर वाला ये जो है इसको बोलते हैं अंतःचोल। ये क्या है, अंतःचोल है। और साथ में ये जो आपको प्यारे साथियों दिख रहा है, ये नुकीली अंदर की ओर गई हुई संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं जनन छिंद्र। इसको क्या बोलते हैं, जनन छिंद्र बोलते हैं, यानी इससे जनन कर सकता है। ठीक है, लास्ट में एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ये क्या होती है, केंद्रक होती है। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, क्या इसको पता होना चाहिए, परागकण की संरचना है। ये क्या है, परागकण की संरचना है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बारे में, यहाँ पे बाह्य चोल के बारे में। ये जो बाह्य चोल है प्यारे साथियों, ये बाह्य चोल का कार्य क्या है, तो ये एस्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है, एस्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि एस्पोरोपोलिनिन का बना होता है, बट ये सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये हमने पिछले कक्षाओं में बताया था कि पृथ्वी पर यानी सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, तो ये बाह्य चोल बना होता है, जो कि एस्पोरोपोलिनिन से बना होता है। और एस्पोरोपोलिनिन जो होता है, इस पृथ्वी पर सबसे जैविक अपघटन नहीं इसको किया जाता है, यानी सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ये बाह्य चोल सबसे कठोर पदार्थ है। और अंतःचोल की अगर बात करते हैं, ये अंतःचोल ये किससे बनता है, तो ये जो है ये पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। किसका, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, जगह की कमी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। चलिए अब हम इसके आगे की संरचना के बारे में बात करते हैं और इसको जरा आप लोग लिख लीजिएगा। उतार लिए हैं, तो चलिए आगे के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। केंद्रक का विभाजन इसमें आप किस प्रकार होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ इस प्रकार के क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स था आपके सामने, 1 मिनट। कुछ इस प्रकार के प्यारे साथियों यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर्स जरा देख लेते हैं हम। इस प्रकार के ये परागकण की संरचना है, ये पूरी तरह से पैक होती है इस प्रकार से। और अंदर ऊपर से क्या था, इसकी स्ट्रक्चर्स थी जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अंदर में जो था, जरा सही से फिगर को बनाते हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी में। ये परागकण है, ऊपर से ये स्ट्रक्चर्स है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि एस्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अंदर में प्यारे साथियों क्या होती है, तो अंदर में जो होती है ये केंद्रक पाई जाती है और इसमें जो विभाजन होकर 2 केंद्रक में बढ़ जाता है। ये क्या है, केंद्रक का विभाजन प्रोसेस है। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जरा देखिएगा, इसको बोलते हैं जनन केंद्रक। ये क्या है, जनन केंद्रक। ये जनक केंद्रक हो गया, जनन केंद्रक जो जनन करेगा। और ये वर्धी केंद्रक है, ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है, वर्धी केंद्रक। ये इसको हम लोग वर्धी केंद्रक बोलते हैं। तो जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक आपको नजर आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे की प्रोसेस की। चलिए आप लोग इसे उतारते चलिएगा और आगे की प्रोसेस लिखिएगा। अब फिर से हम परागकण को यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। आप लोग देखिएगा, ये कुछ बड़ा सा इसका स्ट्रक्चर्स है। और ऊपर से तो आपको ये पता ही है, ये इसका क्या है, एस्पोरोपोलिनिन से बनी हुई सुरक्षा कवच है। अंदर में आप लोगों ने देखा है यहाँ पे
कि एक वर्धी केंद्रक था जो कि बहुत बड़ा था, ये क्या है इसका वर्धी केंद्रक है, और ये जो था जनन केंद्रक था। ये क्या था प्यारे साथियों, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक था। और जनन केंद्रक क्या करता है, आपस में विभाजित करता है और दो नए यहाँ पे केंद्रक बनाता है। ये आपस में विभाजित किया और दो क्या हो गया, केंद्रक बना लिया। और यही दोनों केंद्रक को हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, दोनों केंद्रक को बोलते हैं नर युग्मक। जी हाँ, हमेशा जो है पॉलिन में, परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। और ये जो था इसका क्या हो गया, ये वर्धी केंद्रक, ये क्या था, वर्धी केंद्रक था। तो यह नर युग्मक जो है जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर, जैसा कि हमने आपको वर्तिकाग्र का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बताया था कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये क्या था, इसका वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय वाला भाग है। तो ये जो नर युग्मक जो दो निकला था प्यारे साथियों, दो जो नर युग्मक निकला था परागकण के अंदर, जो ये जो जनन केंद्रक है, दो नर युग्मक बनाया था। तो दो जो नर युग्मक है, यही नर युग्मक क्या करता है, जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र क्या है, ये वाले भाग जो है ये यहाँ पे पहुंचता है वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर क्या करता है, जनन केंद्रक द्वारा बनाई गई परागनली से, ये इसकी परागनली से क्या करती है, बीजांड में पहुंचती है। ये क्या है, इसके बीजांड वाला भाग है। और इसके अंदर हमने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से बीजांड थी, दोनों तरफ से बीजांड थी। तो ये इसके अंदर बीजांड की ओर प्रवेश करती है। चलिए अब परागकण को सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, परागकण जो है, परागकण को सबसे पहले बतलाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, क्या है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, जो बॉटनी विज्ञान के जनक है। इन्होंने ही सबसे पहले प्यारे साथियों परागकण को बतलाया था, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ हम लोग यहाँ पे बीजांड की संरचना को देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे परागकण की संरचना को तो देख लिया, लेकिन अब बीजांड की संरचना को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ लाइन है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद बीजांड के स्ट्रक्चर्स की ओर हम लोग चलेंगे। तो परागकण जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं, कहता है यहाँ पे जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहता है यह नर युग्मकोद्भिद मेल गैमीट होता है। परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है, न कि नर युग्मक होता है। यह गोलाकार और इसका व्यास लगभग जो है 25 से 50 मिलीमीटर होता है। तो इसका व्यास जो होता है प्यारे साथियों कितना होता है, 25 से 50 मिलीमीटर होता है। परागकण में दो भीतियां लेयर होती है जिनको चोल कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि परागकण में दो भीति थी जिसको हम लोग क्या बोले थे, चोल बोले थे, याद रखिएगा। तो बाह्य चोल और अंतःचोल होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, एक ऊपर वाला था और एक ऊपर से जो था कुछ नोखीदार संरचना, वो क्या था, बाह्य चोल था, जो एस्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और अंतःचोल हमने आपको बताया था वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं आपके यहाँ पे एनसीईआरटी भी बोल रहा है कि बाह्य चोल को एक्जिन कहते हैं और इंटाइन बोलते हैं, एक्जाइन और इंटाइन बोलते हैं दोनों को। चलिए हमने जो बताया था कि बाह्य चोल का कार्य क्या है और बाह्य चोल किसका बना होता है, इसके बारे में भी एनसीईआरटी कुछ कह रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है यह बाहरी भीति आउटर लेयर है। बाह्य चोल क्या है, बाहरी भीति है यानी आउटर लेयर है। यह कठोर व एस्पोरोपोलिनिन का बना होता है। जैसा कि हमने बताया बहुत ही ज्यादा कठोर है इस पृथ्वी पर। इसको एस्पोरोपोलिनिन को विघटित करने के लिए आज तक किसी वैज्ञानिक ने कोई भी एंजाइम का प्रोड्यूक्शन नहीं किया है, अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं आया। कहता है एस्पोरोपोलिनिन एक कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, ये अकार्बनिक नहीं है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ ही है जो उच्च तापमान, अम्लों, क्षारकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। देख सकते हैं एनसीईआरटी भी बोल रहा है कि इस पे क्या है, एस्पोरोपोलिनिन पे उच्च तापमान का, अम्लों का, क्षारकों का, यानी इसका कोई भी उच्च तापमान है, अम्ल है, क्षार है, किसी का भी असर इस पर नहीं पड़ता। उसके लिए ये क्या है, प्रतिरोधी होता है। इसका पाचन जो है करने वाला एंजाइम अभी तक खोजा नहीं गया है। जैसा कि पहले फर्स्ट वाले क्लास में भी हम इसके बारे में जिक्र किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और एमवीवीआई पॉइंट होते हैं एस्पोरोपोलिन वाला। तो मैंने आपको बता दिया सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, अभी तक इसके एंजाइम को खोजा नहीं गया है जो एंजाइम इसको विघटित कर सकता है। कहता है बाह्य चोल असतत यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसा कि बताया असतत था बाह्य चोल, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स थी, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है, इस पर
कुछ छिद्र पोर पाए जाते हैं। छिद्र के बारे में हमने आपको बताया था, जो ये अंदर की ओर धंसे हुए हैं इसको छिद्र बोलते हैं, जिन्हें जनन छिद्र यानी जर्मिनल पोर भी कहते हैं। इन पर एस्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं। जो जनन छिद्र होता है प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार के नोकीदार संरचना अंदर की ओर धंसे होते हैं। इस पर क्या होता है, यहाँ पे जो होता है एस्पोरोपोलिन नहीं होता है, इसी के कारण ये क्या करता है, जनन कर पाता है। इसी के कारण जनन कर पाता है और जनन छिद्र पर क्या होते हैं, एस्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं। अब अंतःचूल के बारे में भी जान ही लेते हैं, इंटाइन के बारे में। एग्जाइन के बारे में हमने जान लिया, अब इंटाइन के बारे में जानते हैं। कहता है यह आंतरिक भित्ति इनर लेयर है, यह पतली और सतत कंटिन्यूअस होती है। यह सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। जैसा कि हमने बताया था, यह सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, यानी दोनों को मिलाकर बोले तो पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। अंतःचूल इंटाइन में जनन छिद्र अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं अंतःचूल इंटाइन में। क्या, जनन छिद्र अनुपस्थित होते हैं। परिपक्व परागकण में दो प्रकार की कोशिका होती है। परिपक्व जो परागकण होते हैं उसमें दो प्रकार की कोशिका होती है। पहला होता है कायिक यानी वेजिटेटिव कोशिका और दूसरा होता है जनन कोशिका। चलिए एक एक करके जानते हैं कि यहाँ पे कायिक कोशिका और वेजिटेटिव कोशिका यानी जनन कोशिका, जनरेटिव कोशिका या जनरेटेड सेल क्या होती है। एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो कायिक कोशिका के बारे में, वेजिटेटिव सेल्स के बारे में हमारा एनसीईआरटी कहता है कि ये बड़ी और अनियमित केंद्रक वाली कोशिका है। ये बड़ी है कायिक कोशिका, जैसा कि आपने देखा भी था कि कायिक कोशिका क्या था, बहुत ज्यादा बड़ी थी और अनियमित केंद्रक वाली कोशिका है तथा खाग्र पदार्थ युक्त होती है। यह जनन छिद्र द्वारा निकलने वाली पराग नलिका पॉलिन ट्यूब जो निकलता है का निर्माण करती है। ये अगुणित होती है, हेप्लॉइड होती है। क्या, कायिक कोशिका हेप्लॉइड होती है और पॉलिन ट्यूब के निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल्स के बारे में। कहता है यह छोटी तथा तर्कोरूपी कौन सेप तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। कौन, जनन कोशिका जो है जीव द्रव में क्या करती है, तैरती रहती है। ये अगुणित हेप्लॉइड होती है। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन माइटोसिस से दो नर युग्मक बनते हैं। जैसा कि आपने देखा था, जो जनन कोशिका थी उसमें माइटोसिस हुआ और दो नर युग्मक बन के निकला था। यही जो है वर्तिकाग्र पे जाता है और वहां पे निषेचन करता है। जब दो नर युग्मक क्या होते हैं, बनते हैं, जो दोहरे निषेचन में भाग लेते हैं। यही जो दो यहाँ पे नर युग्मक थे, यही जाते हैं वर्तिकाग्र पे और यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से वहां पे दोहरे निषेचन में भाग लेते हैं, याद रखिएगा। अब पराग उत्पादन के बारे में भी जान ही लेते हैं, पोलन प्रोडक्ट के बारे में। तो कहता है परागकण पोषक पदार्थ युक्त होता है। पोषक पदार्थ युक्त इतना होता है कि जो घोड़ा धावक होता है, जिसे हम लोग धावक बोलते हैं, जो दौड़ लगाता है, तो दौड़ लगाता है उसको इसका पोषण लेना अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो स्पाइस में जाते हैं प्यारे साथियों, स्पेस में जाते हैं और जो घूमने के लिए यहाँ पे जाते हैं, एथलीट्स भी इसका यूज करते हैं पराग उत्पादन का। साथ ही साथ जो आसमान में जाते हैं और वहां बहुत दिन रहते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं वो लोग पराग कण का छोटे छोटे कैप्सूल लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भोजन लेके तो वहां जा नहीं सकते, तो पराग कण के छोटे छोटे टैबलेट भी वहां पे लेके जाते हैं और उससे वो पोषण प्रदान करता है। तो परागकण पोषक पदार्थ युक्त होता है। इसका उपयोग जो है कार्य क्षमता वृद्धि दवाइयां बनाने में किया जाता है, जिन्हें पराग उत्पाद भी कहते हैं। यानी इसको खाया भी जाता है और परागकण जो होता है ये एलर्जी पदार्थ भी होता है, याद रखिएगा। जैसे गेहूं, धान, इस सभी का जो परागकण होते हैं जब झड़ता है तो इस परागकण से दम्मा नामक बीमारी भी होती है, जो श्वसन मार्ग का होता है। कौन सा, श्वसन मार्ग में ये दम्मा नामक बीमारी पकड़ती है। लेकिन अभी जानते हैं कि घोड़े और एथलीट की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए पराग उत्पादन का प्रयोग हम लोग करते हैं। घोड़ा जो होता है उसको परागकण का पोषण दिया जाता है, साथ ही साथ एथलीट्स जो होते हैं उसको कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी परागकण का उत्पादन किया जाता है ताकि उसको भरपूर मात्रा में मिल सके। परागकण में उपस्थित असंतृप्त वसा, इसमें क्या होता है, परागकण में उपस्थित क्या होता है, असंतृप्त वसा होता है।
अम्ल यूवी किरणों से सुरक्षा करता है, अतः इसका उपयोग त्वचा क्रीम बनाने में भी किया जाता है। इसमें असंतृप्त वसा होता है और यूवी किरण जो होता है अल्ट्रावायलेट किरण जो सूर्य से आती है और हमारे चेहरे पर पड़ती है तो अलग अलग प्रकार की कैंसर उत्पन्न कर देती है, अलग अलग प्रकार की चर्म रोग जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। यूवी किरण काफी खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए, तो इससे जो है परागकण में जो उपस्थित असंतृप्त वसा होते हैं इससे त्वचा के लिए क्रीम बनाए जाते हैं जो यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरण से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे पॉइंट कहता है कि पराग कणों की जीवन क्षमता आखिर क्या होती है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका भी काफी योगदान है पराग कण का हमारे इस जीवन में और काफी हानि भी है, तो सभी को हम बारीकी से पढ़ेंगे। कहता है कि पराग कण की जीवन क्षमता जो है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन का आखिर क्या होता है, तो यह अवधि जिसमें पराग कण कार्यक्षम हो या निषेचन में भाग लेने की क्षमता रखते हो, यानी वह अवधि जिसमें पराग कण कार्यक्षम हो या निषेचन में भाग लेने की क्षमता रखते हो, पराग कणों की जीवन क्षमता पॉलन वेबिलिटी कहलाती है। यह तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। बिल्कुल, पराग कण की जो जीवन क्षमता है ये तापमान पर निर्भर करती है और आर्द्रता पर भी, गीलापन पर भी निर्भर करती है। जो 30 मिनट से कई महीनों तक रहती है, जैसे अनाजों में मात्र 30 मिनट जो होता है पराग कण टिक पाता है। पराग कण की जो जीवन क्षमता होती है वो मात्र 30 मिनट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस में कई बार पूछे भी गए कि पराग कण की जीवन क्षमता क्या होती है, तो मात्र 30 मिनट होता है, याद रखिएगा। चलिए कुछ और परागकण की जीवन क्षमता यहाँ पे दिया गया है शायद। कहता है कि मालवेसी और रोजेसी कई महीने पुरातत्व खुदाई के दौरान खोजा गया खजूर फियोनिक्स डेक्टिलीफेरा जो 2000 सालों बाद अंकुरित हुआ था। यानी इसके मतलब हम कह सकते हैं कि परागकण जो है 30 मिनट से लेकर 2000 साल तक भी जीवित रह सकता है। यानी इनकी जीवन क्षमता जो है अलग अलग प्रजाति की अलग अलग होगी और 30 मिनट से लेकर 2000 वर्ष तक हो सकती है। जैसा कि एक उदाहरण है, खोजा गया खजूर फिनिक्सिस डेक्टिलीफेरा जो है ये 2000 साल बाद भी अंकुरित हुआ था। 2000 साल याद रखिएगा, आप लोग नाम याद रखिएगा। पुरातत्व खुदाई के दौरान मालवेसी और रोजेसी कुल के ये रहते थे, कौन? खजूर और फिनिक्सिस डेक्टिलीफेरा। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा जीवन यहाँ पे अवधि के बारे में परागकण। अब हम पराग कीट के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये पराग कीट पॉलन कीट क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है पीटम द्वारा स्रावित चिपचिपा रासायनिक पदार्थ जो पराग कणों को कीटों से चिपकाने में सहायता करता है। कीट जो होते हैं, छोटे छोटे कीट जो आपके कीड़ा पतंग जो होते हैं उड़ते रहते हैं। साथ ही साथ हम इस कीट के अंतर्गत क्या इसको भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, तितली को भी ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, पराग कण जो होते हैं वो अपने आप को एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न करता है और चिपचिपा जो पदार्थ होते हैं जो ये पराग कण होते हैं यहाँ पे तितली आके बैठती है और चिपचिपा के कारण क्या होती है, तितली के पैर में पराग कण चिपक जाते हैं और यही पराग कण तितली के माध्यम से तितली को स्वाधार पुष्प दिखता है और पुष्प के भाग मादा भाग पर क्या करता है, वर्तिकाग्र पर ये जाके बैठता है और वर्तिकाग्र पर जहां बैठता है प्यारे साथियों वहां पर ये पराग कण को छोड़ देता है। पराग कण को छोड़ता है तो एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात है कि सर अलग प्रजाति के भी पराग कण आ सकते हैं किसी भी पुष्प पर, तो बिल्कुल आ सकते हैं। इसीलिए एक क्षमता होती है वर्तिकाग्र पर कि वो अपने प्रजाति के ही पराग कण को स्वीकार करता है। तो कहता है कि पीटम द्वारा स्रावित चिपचिपा रासायनिक पदार्थ हो जो पराग कणों को कीटों से चिपकाने में सहायता करता है, पराग कीट कहलाता है। पराग कीट क्या होता है, जो चिपचिपा पदार्थ पराग कणों को कीटों से चिपकाने में सहायता करता है, वही पराग कीट कहलाता है। बात कर लेते हैं पराग पुट्टी के बारे में, पॉलन सैक के बारे में। तो कहता है 4 लघु बीजाणु धानियां विकसित होकर एक थैली या धानी का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणु धानी आप लोगों ने पिछले क्लास में इस प्रकार से कुछ देखा ही होगा। 4 लघु बीजाणु धानी इधर 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 इधर, तो जिसमें परागकण ठसाठस भरे रहते हैं। इसमें जो होते हैं एक के अंदर भी 4 परागकण होते हैं। इस थैली को पराग पुट्टी पॉलन सैक कहते हैं। इस थैली को क्या कहते हैं, पराग पुट्टी पॉलन सैक।
चलिए पराग कणों द्वारा एलर्जी किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। जैसा कि बताया था आपको कुछ देर पहले कि पराग कण हमारे जीवन में लाभ भी पहुंचाता है, लेकिन बहुत प्रकार की इससे यहाँ पे क्या होती है, पराग कणों से एलर्जी भी उत्पन्न होती है। तो पोलन ग्रेन एज एन एलर्जियन, एलर्जियन मतलब इससे कुछ एलर्जी उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पराग कण से। तो परागकण में उपस्थित जो प्रोटीन मानव में एलर्जी उत्पन्न करती है, ऐसे परागकण को एलर्जन कहते हैं। जैसे गाजर घास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गाजर घास ये पार्थोनियम जिसको बोलते हैं कि परागकण द्वारा मानव में एलर्जी उत्पन्न की जाती है। इसी परागकण के कारण क्या होता है मानव में प्यारे साथियों, दम्मा नामक बीमारी हो जाता है। दम्मा नामक बीमारी जो श्वास नली को क्या करता है, सिकुड़ा देता है, सिकुड़ा देता है। क्या करता है, श्वास नली को सिकुड़ा देना मतलब श्वास नली कुछ इस प्रकार से है तो उसको क्या करता है, ये थोड़ा पचका सा देता है, यानी सिकुड़ा देता है। कहने का मतलब जरा देखिएगा, कुछ इस प्रकार के श्वास नली थी लेकिन उसको कुछ इस प्रकार से कुछ पतला बना देता है। इसी के कारण हमको श्वास लेने में दिक्कत भी होती है। तो ये परागकण द्वारा एलर्जन कहलाता है। चलिए अब कुछ और बातें हैं उसके बारे में कर लेते हैं। गुरु बीजाणु जनन और भ्रूण कोश क्या होता है, तो मेगा स्पोरेंजियल बीजाणु नामक कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन और भ्रूण कोश के बारे में बताया गया। देख सकते हैं आपके पास ये डाइप्लोइड न्यूक्लियस है और मेगा स्पोरेंजिया भी दिया गया। माइटोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है, दो केंद्रक बनता है, फिर से ये माइटोसिस सेकेंड होता है, हेप्लॉइड न्यूक्लियाई और 4 प्रकार से यहाँ पे बन जाते हैं और ये टेट्राड के रूप में बन जाता है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स कहलाता है। कहता है कि पुष्प के बनने के समय अंडाशय में पाए जाने वाले बीजांड में केवल एक ही द्विगुणित डाइप्लॉइड कोशिका पाई जाती है, जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जिसे मेगा स्पोर मदर सेल भी कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये चारों गुरु बीजाणु रैखिक क्रम लाइनर ऑर्डर में विन्यासित होकर गुरु बीजाणु चतुष्क मेगा स्पोर टेट्राड बनाते हैं, जो बीजांडकाय से ढके रहते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये कल ही वाले क्लास में इसका जिक्र किया गया था। गुरु बीजाणु चतुष्क 3 कोशिकीय नष्ट हो जाती है और निभाग की ओर स्थित केवल एक गुरु बीजाणु कोशिका ही भ्रूण कोश की निर्माण करती है, जिसे एक बीजाणु जनन, एक बीजाणु विकास कहते हैं। चलिए हम कुछ बीजांड की सबसे पहले संरचना की ओर देख लेते हैं कि बीजांड की संरचना किस प्रकार से होती है। तो एक एक करके ध्यान से देखिएगा बीजांड की संरचना। चलिए इस चित्र को आप उम्मीद है कि उतार भी सकते हैं आप अपने कॉपी में। इस प्रकार के बीजांड की संरचना होती है, इस प्रकार, और यहां से कुछ इस प्रकार से आती है और ये कुछ गोलाकार होती है, लेकिन यहाँ पे इमेजिनेशन कीजिएगा, इस वाले भाग को हमने क्या कहा था, वर्तिका बोला था, वर्तिका। और ये जो भाग था, ये गोलाकार भाग, इस भाग को हमने वर्तिकाग्र बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे इस भाग को वर्तिकाग्र बोला था। साथ ही साथ अंदर में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे जो होता है दो क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। और इस वाले भाग को भी हम निभाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निभाग। इस वाले भाग को निभाग बोलते हैं। साथ ही साथ प्यारे साथियों ये जो है बाह्य आवरण कहलाता है, ये जो है इसको हम लोग बाह्य आवरण बोलते हैं। कौन से आवरण, बाह्य आवरण बोलते हैं। साथ ही में नीचे भी यहाँ पे क्या होती है, कुछ इस प्रकार से लगी होती है, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं, अंड कोशिका। जरा लिखते चलिएगा आप लोग, यहाँ पे जगह बहुत कम है। और इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो कोशिका है इसको सहायक कोशिका भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। साथ ही साथ इस पूरे संरचना को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है बीजांड। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या है, बीजांड है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और बीच में एक और केंद्रक होती है, इस केंद्रक का जो नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है, सेकेंडरी यहाँ पे केंद्रक होता है। साथ ही साथ इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ये आपने पहले भी क्लास में देखा होगा, याद होगा आपको। और ये जो कनेक्टिव है, यहाँ पे कनेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बीजांड वृंत होते हैं, जो अपरा से क्या होता है प्यारे साथियों, अपरा से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो ये था बीजांड की संरचना। उम्मीद है कि पूरी आपको समझ में आ गया होगा। बीजांड कुछ इस प्रकार के बीजांड होते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बट कुछ छुपा के दिया गया है, इतना डिटेल्स में आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा। तो भ्रूण कोश में टोटल के टोटल याद रखिएगा 7 क्या होते हैं उसमें, सॉरी यहाँ पे जरा मैथ में ही लिखते हैं, 7 क्या होते हैं, सेल होते हैं, 7 कोशिकीय और 8 क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूण कोश में कितने केंद्रक और कितने सेल होते हैं, तो याद रखिएगा 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था बीजांड की संरचना यानी भ्रूण कोश में पाई जाती है। चलिए, ये आपको बीजांड की संरचना पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं जरा, यहाँ पे कहता है गुरु बीजाणु की एक कोशिका में वृद्धि तथा विभाजन होता है, जिसे 2, 4, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। कहता है 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक जो है बीजांड द्वार की ओर होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। 3 केंद्रक ऊपर की ओर था और 2 सहायक कोशिका जेनेटिक सेल, सिनर्जेटिक सेल जो है वो एक अंडाशय एक सेल का निर्माण करती है। ठीक है, कहता है दोनों सहायक कोशिका जो है सिनर्जेटिक सेल एक अंड कोशिका एक से मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करता है और अंड उपकरण एक अपैरेटस बनाता है। 3 केंद्रक निभाग यानी चैलेजा या कैलेजा भी बोल सकते हैं। 3 केंद्रक निभाग यानी चैलेजा और कैलेजा की ओर जाकर प्रति व्यस्तांत यानी एंटीपोडल सेल कोशिका का निर्माण करती है। और शेष 2 केंद्रक जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियस कहलाता है, जो मध्य में ही रहता है। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्विगुणित केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जिसे संलयन केंद्रक डिफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए, और गुरु बीजाणु जनन के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, जरा पेन को सही हम लोग कर लेते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, याद रखिएगा। कुछ बड़ा बनाते हैं, इसमें हमने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स थी, ये स्ट्रक्चर्स थी। ये क्या होता है, ये वाला भाग जो होता है प्यारे साथियों, ये बीजाणुकाय होता है, बीजाणुकाय। इस वाले भाग को हम लोग बीजाणुकाय बोलते हैं। और ये बीजाणु जनन यहाँ पे करता है, यहाँ पे जो है इसमें ये क्या होता है प्यारे साथियों, ये होता है बीजाणु जनन सेल, जो बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु सेल की तरफ कार्य करता है। ये बिना विभाजन किए ही ये क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है, गुरु बीजाणु जनन की तरह कार्य करता है। साथ ही साथ एक और इसके साथ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग भीतीय सेल। भीतीय सेल, इसको क्या बोलते हैं, भीतीय सेल। तो बीजाणु जनन सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो बीजाणु जनन है यहाँ पे, ये बीजाणु जनन सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनसे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, 4, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनता है। किस प्रकार से बनता है जरा देखिएगा। जरा हम इसको उल्टा करके समझाते हैं, तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ इस प्रकार की संरचना यहाँ पे होती है, इसको ढक दीजिएगा जरा। और अंदर की ओर ऐसे होती है और फिर से यहाँ से निकलकर ये ऐसे की ओर ऐसे होती है, ऐसे। ये कुछ क्या है, भ्रूणकोश की अंदर की संरचना है। और इसमें क्या होती है, 4 प्रकार की यहाँ पे न्यूक्लियस यानी केंद्रक होते हैं। ये अगुणित गुरु बीजाणु कहलाते हैं। ये कहलाते हैं क्या, अगुणित गुरु बीजाणु। अगुणित गुरु बीजाणु जनन कहलाते हैं, जो n के द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 4 आपको दिख रहा होगा, 4 में 3 जो होता है प्यारे साथियों, ये नष्ट हो जाता है। 3 तो नष्ट हो जाते हैं गुरु बीजाणु, और एक क्रियाशील रहता है, जो ऊपर वाला जो रहता है
ये क्रियाशील रहता है, इसका कार्य अभी बाकी है। क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिका बना लेता है। किस प्रकार बनाता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है प्यारे साथियों, ये दो कोशिका का निर्माण करता है। जरा ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से निर्माण करता है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है? दो कोशिका का निर्माण करता है। जरा यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पे ये समसूत्री विभाजन किया और दो कोशिका बना लिया। एक कोशिका निभाग की ओर होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग निभाग बोलते हैं, और ये क्या होता है? निभाग की ओर एक कोशिका होता है। निभाग की ओर एक कोशिका हो गया, और एक कोशिका बीजांड द्वार की होती है। ये क्या है? इसका बीजांड द्वार है, तो ये एक क्या होता है? बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर। इसमें जो हुआ ये समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिका बनाया, जो एक कोशिका जो है निभाग की ओर था और दूसरा बीजांड द्वार की ओर। इसमें क्या होता है? फिर से समसूत्री विभाजन होता है, फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होता है और दोनों कोशिका विभाजित होकर चार कोशिका बना लेती है। जरा फिगर के माध्यम से फिर से मैं आपको समझाता हूं। कुछ इस प्रकार से फिगर था, और इसमें क्या होता है जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें क्या होता है? चार कोशिका बना लेती है, चार कोशिका क्या होती है? बना लेती है। किस प्रकार से? फिर से समसूत्री विभाजन के दौरान चार कोशिका बनाती है, और यही क्या कहलाती है? 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लियस। इसमें जो होता है 7 सेल होते हैं और 8 केंद्रक होते हैं। इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें कुल 8 कोशिका का निर्माण होता है, जिसे भ्रूण बनता है। इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा और फिर से इसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनेगा, लेकिन इस वाले भाग में क्या होगा प्यारे साथियों? 8 कोशिका इसमें बन जाएगा। कितना? 8 कोशिका बन जाएगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन में समान गुणसूत्र की संख्या रहती है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 4 से 2 में गुना करेंगे, टोटल 8 कोशिका बना देगी, जो कि भ्रूण कोश कहलाने लगेगा। इस प्रकार की संरचना क्या कहलाएगी? एम्ब्रियो सेक कहलाएगी। ये कोशिका व्यवस्थित होती है, जिसमें एक कोशिका निभाग से केंद्र में तथा बीजांड द्वार से एक कोशिका जो होती है केंद्रक में आकार द्वितीय केंद्रक बनाता है, तथा निभाग जो होती है, ये जो निभाग वाला भाग है, इसमें बीजांड द्वार में 3 कोशिका बच जाती है। निभाग के तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी सेल यानी कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार की 3 कोशिका में जो होती है मध्य कोशिका जो होती है प्यारे साथियों, यहाँ पे मध्य कोशिका जो होती है ये अंड कोशिका तथा किनारों के दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। जरा स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझाते हैं आपको। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, जरा समझिएगा। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको दिखा होगा। तो 3 जो था ये प्रतिमुखी कोशिका इस प्रकार से होती है, 2 जो होती है इसके बीच में होती है, और फिर से 3 जो होती है प्यारे साथियों नीचे की ओर होती है। 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 2 बीच में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, ऊपर वाले को प्रतिमुखी सेल बोलते हैं, और ये द्वितीय सेल कहलाता है। बीच वाला जो कहलाता है, सभी के अंदर केंद्रक होगा, छोटे छोटे केंद्रक इस प्रकार से केंद्रक होगा। ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक सेल कहलाएगा। यहाँ पे द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल कहलाएगा। इसका एक और नाम होता है ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहलाएगा? ध्रुवीय केंद्रक ही लिखना यहाँ पे उचित होगा। जरा फिर से स्ट्रक्चर्स डिलीट हो गया है, जरा फिर से इसको बनाते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना थी। 3 ऊपर प्रतिमुखी, 2 बीच में ध्रुवीय, और फिर से 3 नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोले थे? प्रतिमुखी बोले थे। प्रतिमुखी। ये क्या होगा? इसका ध्रुवीय केंद्रक होगा। साथ ही साथ ये जो 3 है प्यारे साथियों, तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक बोलते हैं। ये सहायक कोशिका कहलाता है। और बीच वाला भाग जो है यही है अंड कोशिका। क्या है? इधर वाला भी सहायक ही है, ये भी सहायक है। दोनों तरफ से सहायक कोशिका होती है, बीच में ये क्या होती है? अंड कोशिका होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। यही मादा युग्मक क्या कहलाती है। सभी पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मादा युग्मक। तो ये था बीजांड की संरचना। आपको उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो परागकण के बारे में आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में भी देख लिया।
अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है भ्रूण कोश से यहाँ पे शुरुआत करेंगे और देखेंगे भ्रूण कोश के बारे में एक एक पॉइंट करके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से इसमें व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे और आगे की सोल्यूशन आपको कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।